नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का जो है प्रैक्टिस सेट 44वां जो है हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 43 प्रैक्टिस सेट जो है वह अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि जीआईसी का जो एग्ज़ाम डेट है वह 19 सितंबर 2021 को जीआईसी जो है प्रवक्ता का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयोग किया गया था या व्यक्त किया गया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है यानी कि गलत है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा असत्य है यानी कि गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये आपका गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। तो कुल 3 बार उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यहाँ जबकि दिया गया है 4 बार, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं कि वह पहले भारतीय थे जो कि एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा है कि वर्ष 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भी निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफरत जो है गुफ्तार का आरंभ किया था। ये भी आपका जो है सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन से हुआ, कलकत्ता अधिवेशन 1919 में। बाल गंगाधर तिलक ये होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1918 में इंग्लैंड गए, लेकिन वर्ष 1919 के कांग्रेस के अनुसार अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे भारत वापस लौटे थे और 1920 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौता आपको याद होगा 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य यह समझौता हुआ था, जिससे में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक जो हैं एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सी होगा, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। उसके तहत भारत एवं पाकिस्तान 2 पृथक देशों की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी। जबकि आपको पता होगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? विकल्प आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। 7वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा।
भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनता है। और अनुच्छेद यदि पूछा जाए आर्टिकल तो 324 में जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जिसमें जो है अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह या सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच राजस्वों का वितरण, ये संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के तहत जो है आने वाले अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 के अनुसार होता है। इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान एवं वित्त आयोग के गठन, जो कि वित्त आयोग हमेशा पूछा जाता है, अनुच्छेद 280 में है। और जो है वित्त आयोग के गठन संबंधी इसमें प्रावधान भी शामिल है। तो अनुच्छेद पूछा गया 268 से 281 के अंतर्गत आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गए यहाँ। 9वां क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता व उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ये आपका निर्वात में नहीं चल सकती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल वह भिन्न भिन्न होती हैं और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। इसकी चाल ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में तथा भू-स्थिर कक्षा में जो है स्थापित किए जाते हैं और इन उपग्रहों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिनसे सौर सेल चार्ज होकर उपग्रह को वह ऊर्जा प्रदान करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये पुस्तक लिखा गया है नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। तो ये आपका गलत है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में ही हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट जो है 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की थी। तो जो है सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका गलत है। और अगला जो क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा ये पूरा किया गया था कब? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा 7 वर्षों में। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की थी। इस जो है अद्वितीय ग्रंथ की रचना 1590 से लेकर के 1596 ईस्वी के मध्य हुई और इसकी रचना जो है लगभग 7 वर्षों में पूरा हुआ। तो ये पूछा गया अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है कब पूरा हुआ? तो 7 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया है बीजी तिलक का निधन यानी कि बाल गंगाधर तिलक का निधन। दूसरा है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट यानी विधेयक का पास होना। तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो चलिए देखते हैं
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है बीजी तिलक का निधन, ये हुआ था इनका निधन 1 अगस्त 1920 को। फिर है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना। तो रॉलेट विधेयक जो है 21 मार्च 1919 को ये पास हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, तो ये आपका 26 दिसंबर 1919 को हुआ था। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित यदि किया जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, यानी कि दूसरा। फिर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले दूसरा हो गया। फिर आपका तीसरा हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919। फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 दिसंबर 1919। 4 सबसे लास्ट में हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी आपको बताया गया 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ और कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बताया जा चुका 1 अगस्त 1920 को हुई। मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय जो है शोक गीत पढ़ा था। तो यदि पूछे शोक गीत किसने पढ़ा था तो जो है मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा शोक गीत पढ़ा गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो यह नर्क से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्कसे ने जो है निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में रहते हैं जिसमें गरीबी और गरीबों को जन्म देती है तथा बढ़ावा देती है। इस कारण से देश हमेशा गरीबी में फंसे रहते हैं। तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, रेगनर नर्कसे। 19वां क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है और पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत हैं। 20वां क्वेश्चन है वायुदाब सबसे कम होता है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ने पर वह गर्म होकर ऊपर उठती है तथा निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होता है। 21वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा 9। कृषि को जो है प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों के को जो आधार बनाकर उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें है पहला भाबर तराई, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, उसके बाद पांचवा है मध्य मैदान, फिर बुंदेलखंड है, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है और विंध्य प्रदेश। कुल 9 जो सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 22वां क्वेश्चन है एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सी हो जाएगा 5। एजेंडा 21 एक सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक गैर बाध्यकारी यानी कि स्वैच्छिक समझौता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन 1992 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 5 समझौते शामिल हैं। और 23वां क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 16 सितंबर को।
ओजोन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी दिन से जो है ओजोन परत दिवस संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से लेकर के 15 डेसिबल तक वह कम कर देते हैं। 25वां क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा धान का खेत। मीथेन गैस ये वायुमंडल यानी कि इसे CH4 कहा जाता है। मीथेन गैस वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो है उनमें धान का खेत आ जाएगा आपका, कोयले की खदान है, घरेलू पशुओं का जुगाली जो करते हैं उनसे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और आर्द्र भूमि से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन में केवल धान का खेत दिया गया है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो यह 1986 ईस्वी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम को बनाने के पीछे भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, आपको याद होगा ये भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984 डेट पूछा था। तो यह जो है किस गैस की रिसाव के कारण? तो MIC गैस की रिसाव से यह हुआ था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के कारण जो है भोपाल गैस कांड हुआ था। तो 1984 की जो है विभीषिका ने प्रेरक का कार्य किया था, और यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बनाया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से होगा, बी ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन है सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? यह होगा डी ऑप्शन त्वचीय कैंसर का। सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन गैस की परत वह रोकती है। यदि यह विकिरण सीधा पृथ्वी पर आने लगे तो इससे त्वचा कैंसर हो सकता है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है लोकटक, तीसरा केवलादेव, चौथा है वूलर झील। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे डी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ए सभी। रामसर संधि के अंतर्गत भारत के कुल 42 आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र का दर्जा ये प्राप्त है। रामसर संधि क्या है? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। और एक करंट से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। तो जो है 2 फरवरी 2021 को भारत ने अपना पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र जो खोला है वह चेन्नई में स्थापित किया है। तो एक प्रश्न जो है यहाँ से बन सकता है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। और अंतिम जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वह सोकार आर्द्र भूमि, जो कि लद्दाख, ये भारत का जो है 42वां आर्द्र भूमि है। तो जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, वूलर झील कश्मीर में है। 29वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है उद्योग, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है कागज उद्योग। कागज उद्योग का संबंध हो जाएगा टीटागढ़ से, तो ये का हो जाएगा तीसरा। सीमेंट उद्योग लखेरी, तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है लोहा और इस्पात, हो जाएगा भिलाई से, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और खनिज तेल शोधनशाला हो जाएगा अम्बाला मुक्कुम, यानी कि डी का पहला। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक नाम है सतुद्री, यानी कि सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। और रावी नदी का उद्गम जो है चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है और ब्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। तो इन सभी का उद्गम जो है भारत में ही है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया मेढक, दूसरा बाज, तीसरा टिड्डा, सांप, फिर घास दिया गया है। तो इनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। खाद्य श्रृंखला, यदि फूड चेन आप पढ़े होंगे तो उसमें जो है आप इसे सही कर जाएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा घास, यानी कि 5वां सबसे पहले होगा। घास को कौन खाता है? तो टिड्डा, तो हो जाएगा टिड्डा। टिड्डे को मेढक खाता है, तो पहला हो जाएगा। मेढक को कौन खाता है? सांप, तो चौथा हो जाएगा। सांप को कौन खाता है? तो बाज, ये दूसरा हो जाएगा। यानी कि 5 3 1 4 2 ये क्रम जो है आपका सही होगा। 5 3 1 4 2 आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक खाद्य जाल का है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आकृति आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, कुल 15 त्रिभुज इसमें है। त्रिभुज यदि आप जो है इसे काउंट करेंगे तो मान लीजिए ए हो गया, उसके बाद इसको आप बी मान लीजिए, फिर ये सी हो जाएगा, उसके बाद इसको आप डी मान सकते हैं, फिर इसको ई, इसको एफ, उसके बाद जो है इसको आप मान सकते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर। अब जो है काउंट करेंगे आप तो टोटल जो संख्या होगा त्रिभुजों का 15 होगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला दिया गया है 60, 180, 90, 270, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 405 में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 में यानी 60 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 में आप 2 से भाग कर देंगे हो जाएगा 90। तो तीनों का एक क्रम जो है बन रहा है। फिर 90 में 3 से जो है गुणा करेंगे तो हो जाएगा 270। 270 को आप 2 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 135 आएगा। 270 में आप 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 135। तो आंसर जो होगा यहाँ पे 135 होगा, डी ऑप्शन सही होगा। फिर 135 में आप जो है यदि आगे भी चेक करना चाहते हैं तो 3 से जो है गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ 405 आएगा। तो यानी कि आपका जो संख्या है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो दिया गया ई जी आई के का संबंध एफ आई एल ओ से है, तो एफ एच जे एल का संबंध किससे होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ई के बाद एफ, जी के बाद जो है आई, यानी कि ई के बाद एफ 1 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है आगे। फिर जी के बाद आई है, यानी कि 2 यहाँ पे हो रहा है आगे। फिर आई के बाद दिया गया एल, तो आई जे के एल, यानी कि 3 आगे हो रहा है। फिर के बाद ओ दिया गया है, तो के एल एम एन ओ, यानी कि 4 आगे बढ़ रहा है। एक क्रम जो है बनता जा रहा है 1 2 3 4। इस तरह यहाँ भी आपको कर देना है। तो एफ के बाद क्या आएगा, यानी इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो एफ के बाद आएगा जी, एफ के बाद आपका जी आ जाएगा। फिर एच में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो जे होगा। फिर जे में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जे के एल एम। फिर एल में आप 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो एल एम एन ओ पी, यानी कि जी जे एम पी। जी जे एम पी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी जे एम पी, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं हैं। तो एक संख्या आप देख सकते हैं दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो सबसे पहले 4 को आपको फाइंड करना है। तो 4 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है।
टोटल 1 2 3 4 5 जगह हैं, लेकिन कह रहा आपको कि ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ये काउंट होगा। दूसरे में देख सकते हैं आप पहले 7 है बाद में 3 नहीं है, ये भी काउंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 7 है बाद में 3 नहीं है, ये भी काउंट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 7 है लेकिन बाद में क्या है 3 है, तो इसलिए एक आपका काउंट नहीं होगा ये। और यहाँ पहले 7 है बाद में 3 नहीं, तो ये भी आपका काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 सही होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का 44वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 43 प्रैक्टिस सेट जो है जीएस का अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोगों के जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर 50 प्रैक्टिस सेट कम से कम जीएस का करा दीजिए पूरा। तो आज जो है 44वां ये प्रैक्टिस सेट है, आपको टोटल जो है 50 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है, जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है, ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, विजय पथ जो कि जीएस पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपीपीएससी 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।